नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे ब्रीफली, ताकि आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें मदद मिल सके। सबसे पहली टॉपिक होंगे महत्वपूर्ण मात्रक। जो भी मूल मात्रक होते हैं उनके आपका जो है पूछा जाता है। आवर्त सारणी की सभी इंपॉर्टेंट बातें कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक तत्व और उनके रासायनिक सूत्र भी देखेंगे। साथ ही साथ कुछ मैं अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा कि ये अभिक्रिया इससे रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है और कौन सी गैस रिलीज करते हैं। प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापक को समझेंगे। पंचवर्षीय योजना तथा उनके उद्देश्य को समझेंगे। सभी ब्रीफली होगा, शॉर्ट में होगा, है ना, क्योंकि इन इतने को अगर फुली रूप से मैं पढ़ाने जाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन अपने पास टाइम कम है और आपके पास भी समय कम है तो ब्रीफली ही समझाऊंगा। इससे पहले हमारी एक ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500। जिसका जैसा नाम है वैसा ही काम है। 5 एग्जाम आपने पहले देखा था, अभी भी आप देख रहे होंगे, तो जो भैया आप लोग ले सकते हो। हमारी ये बुक काफ़ी काम के हैं एसएससी एग्जाम के लिहाज से। 447 पेज के हैं। अगर आपने 50% भी पढ़ लिया तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, इसमें नो डाउट है। एसएससी के लिए एक 30 सीरीज भी चल रही थी हमारी, जो 29 क्लास हो गए हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको जैसा लगे। ये मोबाइल नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले हम मात्रक देखते हैं। देखिए ये जो भौतिक मूल मात्रक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे लंबाई का तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत छोटा चीज़ है ना, बहुत सबको पता है कि भाई इनके मात्रक मीटर में होते हैं। द्रव्यमान का भी नहीं पूछता है, किलोग्राम होता है। समय का पूछता है, समय का सेकेंड होता है। तापमान का देखिए कई सारे होते हैं भाई, फ़ारेनहाइट भी होते हैं, सेल्सियस भी होते हैं और केल्विन भी होते हैं। तो तापमान का जो मात्रक है ये आपका केल्विन आंसर करना है। क्या करना है भाई? केल्विन आंसर करना है। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए मैंने बताया है कि कैसे जोड़ते हैं। 273 ऐड कर देते हैं अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। जैसे मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है, अगर इसको अपन केल्विन में बदलने जाए तो 273 ऐड कर देते हैं, हो जाता है 310, है ना, हो जाता है 310 केल्विन। तो ये मानव शरीर का टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है। अगर केल्विन में चेंज करेंगे 310 होगा, 273 ऐड करना पड़ता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, न जाने कितने हजार बार पूछे गए हैं एम्पियर। और ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा को आप किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे एमीटर में मापते हैं ना, एमीटर में मापते हैं, एमीटर में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, एमीटर में मापते हैं विद्युत धारा को। इसके अलावा तापमान को किस में मापते हैं, तो बहुत ज़्यादा तापमान है तो पैरोमीटर से मापते हैं, है ना, पैरोमीटर से मापते हैं। बहुत ज़्यादा तापमान है तो, है ना, और कम तापमान है तो अपन थर्मामीटर वगैरह से भी माप लेते हैं, जैसे शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से माप लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योति तीव्रता, इसकी मात्रक है भैया कैंडेला। इनके अलावा पदार्थ की मात्रा मोल कहते हैं इसे। तो ये जो है आपका मात्रक कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया है जो काम के हैं, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा हम आते हैं रासायनिक तत्व और उनके सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ये क्या है? कैल्शियम, है ना, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट का इतना सूत्र हो जाता है और इसके साथ जब 2H2O जुड़ता है तो इसे हम जिप्सम कहते हैं। मैंने क्या बताया है कि जब इसी जिप्सम का निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा तो अपना क्या बनता है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर बनता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में से सूत्र क्या बच जाता है? तो CaSO4 एज इट इज रहता है। चूँकि निर्जलीकरण हो रहा है, जल घट रहा है, तो इसमें हाफ H2O बच जाता है और 1.5 भाग यानी 2 भाग जल में से 1.5 भाग जल को जला दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगर इसकी रासायनिक नाम पूछता है तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सेमी नहीं, हेमी, हेमी, ठीक है भाई। तो यही जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है। कैसे बनती है? निर्जलीकरण प्रोसेस से बनती है और बनने के बाद इसका सूत्र क्या हो जाता है? एज इट इज रहता है, लेकिन जो 2 भाग जल है, जल राशि, उसके आधे भाग ही बचते हैं, हाफ H2O ही बचते हैं, ठीक है मेरे भाई। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अपन इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? मूर्ति के सांचा बनाने में, प्लास्टर करने में, डॉक्टर के द्वारा बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि में करते हैं। अगला है फॉल्सपार। ये CaF2 इसका सूत्र होता है। देखिए फॉल्सपार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई ये किसके अयस्क में, मतलब किसके ओर में काउंट होंगे, तो आप कैल्शियम के ओर में इसे काउंट कर सकते हैं फेल्सपार को, ठीक है। पहला छूट गया था कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना।
डायरेक्ट पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र तो CaCO3 कर देते हैं अपन। इनके अलावा है ना मेटामॉर्फिक में आ जाएगा ये सब। इनके अलावा फॉस्फराइट ये आपका CaC3PO4 का हॉल ट्वाइस होता है। आयरन क्रोमाइट Fe2Cr2O4 होता है। देखिए जो ज़्यादा लंबा चौड़ा है वो नहीं पूछता है, जो आपके एग्जाम में है बहुत ऐसे पूछते हैं जो आप आराम से कर पाओ। एक तो आपसे पूछता है भाई जितने भी सोडा है खाने वाला या धोने वाला वहाँ से पूछता है क्वेश्चन, तो खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा को तो मैं पहले ही बता रखा है इसीलिए यहाँ पे नहीं रखा है। खाने वाला सोडा क्या होता है NaHCO3 होता है, अपन इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सब इसी का नाम है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है धोने वाला सोडा Na2CO3 होता है। इनको अपन कहते हैं क्या भाई, है ना, इसको कहते हैं अपन धोने वाला सोडा कहते हैं या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सीधे सीधे सोडियम बाइकार्बोनेट इसे नहीं कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों हो गया। एक होता है कास्टिक सोडा, इसे अपन NaOH लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं इसको। बेकिंग जिप्सम का बता ही दिया। एक विरंजक चूर्ण का और पूछता है CaOCl2 कर लेते हैं इसको हॉल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है बहुधा, तो इसको अपन कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉमन वाला बता दिया और आता कॉमने वाला है। इसके अलावा मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O3H2O, इसे मैग्नीज ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट, ये सब लिमोनाइट, ये सभी के सभी आयरन के ओर हैं, जहां आपको यहाँ पे लिखा है। आपसे यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आयरन का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से होता है, तो हेमाटाइट अयस्क से होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसके निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है। बाद बाकी लोहा में और जाएंगे तो लोहा का जो फैक्ट्री है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है बेलाडीला, बेलाडीला जो स्थल है ये कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। आपसे पूछा जाता है भाई बादाम पहाड़ी ये कहाँ पे है, तो बादाम पहाड़ी जो है ये आपका उड़ीसा के अंदर है। आपसे पूछा जाता है कद्रमुख, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक के अंदर है। आपसे पूछा जाता है नोवा मुंडी कहाँ पे है, नोवा मुंडी झारखंड के अंदर है, ये भी लोहा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये लोहा का जो है मैंने कुछ क्षेत्र बताया और आपका लोहा का अयस्क कौन कौन से होते हैं और किस अयस्क से निष्कर्षित किए जाते हैं। एक प्रश्न कभी बहुत इजी पूछा तो पूछता है कि भाई लोहा पे जो जिस्ता का परख चढ़ाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये जंग धब्बों से बचाने के लिए करी जाती है। लोहा पे जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है कि घटता है, तो आप कहेंगे बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि 50 ग्राम के लोहे है और जंग लग गया तो 100 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नगण्य मात्रा में बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे। लोहा पे जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। चलते हैं हम आगे। ये लोहा वाला आपने देखा और बाद बाकी कुछ अन्य तत्व जो मैंने 6-7 बताया और 4-5 आपने यहाँ पे देखा। इनके अलावा यहाँ पे और कोई काम के नहीं है जो आपके एग्जाम में आवे। ठीक है, यहाँ पे कोई काम के नहीं है। इसके अलावा जो आपके ऐसे चीज़ों से एग्जाम में आता है ना, ये आपका जो आता है तो मैं ऊपर में बता ही दिया। कुछ रासायनिक तत्व भी होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जिंदा चूना का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है एक दो सीधा सीधा, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये भी दोनों और ऐड कर लीजिएगा। इनसे अभिक्रिया करा के मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होते हैं और इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे CaO+H2 अगर जल से प्रतिक्रिया करा देंगे तो ये CaOH का हॉल ट्वाइस बनता है, यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है जिंदा चूना को जब जल से प्रतिक्रिया कराते हैं। और इसमें जो है एक तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, संयोजन मतलब दोनों जुड़ के वो बन गया है, और साथ ही साथ ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। उष्माक्षेपी और उष्माशोखी अभिक्रिया दो प्रकार के अभिक्रिया होते हैं उष्मा के लिहाज से। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा प्रदान करता, मतलब क्रिएट करता है, और उष्माशोखी मतलब उष्मा ग्रहण करते हैं, यानी अगर हीट की ज़रूरत पड़ती इस अभिक्रिया में तो उष्माशोखी हो जाता। ठीक है मेरे भाई, तो एक ये बात ध्यान रखेंगे। और भी जो कॉमन चीज़ आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि भाई क्या होता है जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करा देते हैं, जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जो है बन जाती है। मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और साथ में जो है अवक्षेप के रूप में जल का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जो है कहाँ से आपको सीखना होता है, तो एनसीईआरटी की क्लास 9 से सीखना होता है ना, और वहीं से याद करना होता है। बाद बाकी अगर इनकी एक एक चीज़ समझेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है कि भाई ऊर्जा क्यों निकलती है ना। ये सब तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपने को जो है ज़्यादा जनरल कंपटीशन में दिमाग नहीं लगाने का रहता है, काम से काम का मतलब रहता है, पीएचडी करने का नहीं रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये मीथेन गैसीय फॉर्म में होता है, O2 भी गैसीय फॉर्म में होता है। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में निकलता है, H2O लिक्विड फॉर्म में, और ऊर्जा भी निकलती है। तो ये एक सूत्र हो गया। CH4 से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे मार्स गैस कहा जाता है, जो दलदली में पाए जाते हैं। CH4 एल्केन का सामान्य फॉर्म है। जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर इसके n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो C1H2 है ना, 2n होता है ना, तो 2 गुने 1 + 2 क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। तो ये एल्केन का पहला फॉर्म है ये, है ना। बेस फॉर्म क्या होगा मीथेन का? एल्केन होगा। फिर एक एल्कीन होता है, फिर एक एल्काइन होता है। मैंने याद रखने के लिए क्या बताया कि अल्कीन होता है एक, और एक एल्काइन होता है। तो जो सबसे लंबा लिखा है ना, जो सबसे लंबा लिखा है ये माइनस वाला होता है, CnH2n-2 होता है। और जो सबसे छोटू एल्कीन लिखा है ये CnH2n होता है। इसमें न तो प्लस न तो माइनस होता है। और अभी आपने एल्केन का देखा था, CnH2n+2 होता है। तो ये तीनों भी जो बेसिक सूत्र है आपका, है ना, स्ट्रक्चर का, जरूर ध्यान रखें, आपके काम आएंगे। अगला है हमारा 12 पंचवर्षीय योजना तथा उनसे जो मतलब उद्देश्य रहा था या फिर जो कार्यकाल रहा था, इनको समझेंगे। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56, इसका मॉडल हमेशा पूछता है। हेराल्ड डोमार मॉडल होता है। इसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। 5 IIT का जो स्थापना है इसी पंचवर्षीय योजना में नींव रखी गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। 1956 से 1961 की इनकी अवधि होती है। उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी जाती है। 3 गो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में, अलग अलग कंट्री के मदद से। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और भिलाई जो है आपका रसिया के सहयोग से लगाए जाते हैं। सेकेंड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को जो है आपका प्रायोरिटी दी जाती है। 1961 से 66 इसकी अवधि होती है, ठीक है। और जो पहला में कृषि और दूसरा में उद्योग को प्रायोरिटी दिया गया था, इन दोनों को मिली जुली प्रायोरिटी इसमें दी जाती है। इनके अलावा चौथा पंचवर्षीय योजना के बीच में आप गैप देख रहे हैं, तो 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश के काल कहा जाता है ना, क्योंकि इस समय ये पंचवर्षीय योजना में नहीं गिरता है। ये यहाँ पे वार्षिक योजना क्रिएट किया गया था, तो ये योजना अवकाश का काल कहलाता है। इसीलिए आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं, 1969 से सीधा हो गया। फिर चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हो जाता है। न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना इनका उद्देश्य था। लेकिन गरीबी उन्मूलन का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये आपको बहुधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? अब तक के लिए सबसे कम समय के लिए जो योजना बनाई गई थी, जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। यहाँ पे गलत लिखा है, 78 कर लीजिएगा। 1974 से 78 के लिए अवधि के लिए बनाया गया था। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना में आप जानते हैं कि केंद्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब बने थे। तो इस योजना को स्थगित करके रोलिंग प्लान की अवधारणा लाए थे। रोलिंग प्लान 1978 से 83 के लिए बनाए गए थे। लेकिन फिर से कांग्रेस के हाथ में सत्ता जब जाती है तो 1980 में रोलिंग प्लान ब्रेक होती है और 1980 से 85 के लिए अगला पंचवर्षीय योजना यानी छठा पंचवर्षीय योजना जो है बना दिया जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है भाई। इनके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय 92 से 97। अब देखिए यहाँ भी 2 साल का गैप है, तो यहाँ भी 2 वार्षिक योजना बनाए गए थे 90 और आपका 92 के बीच में, ठीक है। यहाँ भी आपके जो है ना 2 जो है ये बनाए गए थे, 91-92 के लिए होगा, है ना। इनके अलावा जो है 91-92 के 90 से 92 ही होगा, क्योंकि 92 में ख़त्म भी हुआ और उसी साल जो है नया पंचवर्षीय योजना भी बन गया 8वीं, तो इसे जो है 90 से 92 ही करेंगे। इनके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 और फिर आप आगे आगे जोड़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ईस्वी ही पूछता है। और पूछता है कि टोटल कितने बने, तो 12 बने। और पूछता है कि कौन बनाता था, तो योजना आयोग बनाता था। और पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना कब 1950 में, टर्मिनेट कब किया गया 2015 में। इनका स्थान कौन लिया, नीति आयोग। नीति आयोग में जो प्रथम जो भी अध्यक्ष पदाधिकारी हैं
हैं उनको जरूर ध्यान रखें। प्रथम थे आपका कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया, जो अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया साहब को। और प्रथम जो सीईओ है वो सिंधुश्री खुल्लर मैडम थी। ठीक है भाई, वर्तमान में कौन है आपका सीईओ, कमेंट कीजिएगा। इनके अलावा ये आपका प्रमुख ऐतिहासिक वंश और उनके संस्थापक, यहाँ पे देखते हैं हर्यक वंश काफ़ी पूछे जाते हैं। बिंबिसार इनके जो है फाउंडर हैं। इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा में हुआ करता था, है ना। शिशुनाग वंश शिशुनाग है, पाटलिपुत्रा राजधानी। नंद वंश महापदम नंद, पाटलिपुत्रा नंद वंश, है ना। नंद वंश के आखिरी शासक जो है धनानंद को हराया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्रा में इनका भी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्रा। कन्नौ वंश वसुदेव, पाटलिपुत्रा। अब यहाँ से क्या समझे, आपसे पूछा जाता है कि भाई जो मगध पे वंशों का क्रम क्या है, तो यही याद कर लीजिएगा। शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, है ना। ये आपको जो है याद कर लेना है। अब आते हैं थोड़ा साउथ वाले टर्म में, तो सातवाहन वंश सिमुक है, प्रतिष्ठान था इनकी राजधानी। और सातवाहन वंश के जो महान राजा हुए उनका नाम क्या था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इन्हें भी ध्यान रख लेना है ना, उन्हें भी ध्यान रख लेना है। सीसा का सिक्का इन्होंने चलाया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इक्वाछु वंश श्री शांतमूल, नागार्जुनी कुंड। कुषाण वंश कुजुल कफडीसेस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कुजुल कफडीसेस को। पुरुषपुर या पेरासावर, बाद में इनकी राजधानी मथुरा। तो कुषाण वंश के सबसे मतलब फेमस राजा है वो कौन है, कनिष्क हैं। कनिष्क को ध्यान रखेंगे, सिल्क मार्ग का खोज इन्होंने करा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गुप्त वंश के श्री गुप्ता हैं, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहता है तो क्या होता है, चंद्रगुप्त प्रथम होता है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनके वास्तविक संस्थापक होंगे, लेकिन खाली संस्थापक कहते हैं तो श्री गुप्ता होगा। राजधानी इनका भी पाटलिपुत्रा था। ठीक है, गुप्त वंश के एक राजा कुमार गुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और गुप्त वंश के एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्हीं के काल में आपका जो है कौन आए थे भैया, फहियान भारत आए थे, फहियान भारत आए थे। इसके अलावा हून वंश तोरमान, इसके अलावा है ना पुष्यभित्तिवंश नरवर्धन, थानेश्वर कन्नौज। अब इसी पुष्यभित्ति वंश का एक राजा हुआ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हर्षवर्धन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक सेकेंड, थानेश्वर से क्या, हर्षवर्धन से क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन के काल में कौन भारत आए, तो हर्षवर्धन के काल में जो भारत आए थे ये आए थे भैया आपका हुएनसांग, है ना। हुएनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में। हुएनसांग दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी, किसके काल में किए थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ह्वेनसांग सीयू के नामक किताब भी लिखे थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है ना। ह्वेनसांग के जो ह्वेनसांग हो गया। अब हर्षवर्धन जो है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किताब भी लिखे थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि को अपन क्या कहते हैं, है ना, बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखा था, हर्ष चरित्र लिखा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ध्यान रखेंगे दादा काम बनेगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी से काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा एक सेकंड चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला हमारा आवर्त सारणी से इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या बातें होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कान खोल के सुनिएगा। सबसे पहले आवर्त सारणी की विकास के चरण में आपसे पूछा जाता है अष्टक का नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंडस ने दिया था अष्टक का नियम। अष्टक का नियम कहाँ तक लागू हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो कैल्शियम तक लागू हुआ था। इन क्वेश्चन से बस इतना ही पूछा जाता है। अष्टक का नियम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो है अष्टक का नियम क्या होता है, पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म जो है लगभग समान होते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि मेंडेलीव ने आवर्त सारणी को कब रिलीज किया, तो 1869 में, है ना। लेकिन जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ, तो बताए थे 1872 में। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो 63। कितने आवर्त थे, 7। कितने वर्ग थे, 9। और किस पे आधारित हुआ करता था, तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पे। मेंडेलीव से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी आप देख रहे हैं ये मोसले साहब का प्रिंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, मोसले साहब का प्रिंट है। इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। इसमें एक जैसे तत्व के लिए एक जगह स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक पे आधारित होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके क्रम को कैसे याद करें, तो मैंने बताया है पहला दोनों क्या होता है एस ब्लॉक इलेमेंट्स, फिर क्या होता है 3 से 12 डी ब्लॉक इलेमेंट्स, 13 से 18 क्या होता है एस पी डी, ये एस पी ये हो जाएगा पी ब्लॉक इलेमेंट्स, और नीचे क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक
इलामेंट्स, नीचे वाला F हो जाएगा, इधर हो जाता है P, ये हो जाता है D और ये हो जाता है S ब्लॉक इलामेंट्स। ठीक है, इसके अलावा इतने से काम नहीं चलता है, इतने से काम नहीं चलता है। अब पहले वाले को क्या कहते हैं अपन, क्षारीय मेटल कहते हैं, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, 3 से 12 को क्या कहते हैं, संक्रमणीय धातु कहते हैं, 13 वाले को क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं, 14 वाले को कार्बन फैमिली, 15 वाले को नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाले को ऑक्सीजन फैमिली या कोल्कोजन कहते हैं, 17 वाले को क्या कहते हैं अपन, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, और 18 वाले को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस फैमिली कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी दी गई है, ठीक है मेरे भाई। तो जो लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है, इन दोनों में 15-15 तत्व एसएससी ने आंसर माना है, लेकिन आप नीचे वाले को गिनेंगे तो आपको 14 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है 57 से, इसीलिए 15 मानता है, 89 से स्टार्ट होता है इसीलिए 15 मानता है। वैसे मानने को 15 नहीं मानना चाहिए, लेकिन पास्ट में एसएससी ने 15 आंसर माना है, तो आपको भी आंसर मान के चलना है। ये हो गया। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ना तत्वों का कैसे वर्गीकरण है ये समझा देता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करेंगे, टोटल आपका 118 तत्व हो जाएगा, 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है, और 7 आपका जो है क्या है, 7 क्या है, उपधातु है ना। इन सभी को जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। इसके अलावा जो मानव मेड है या प्राकृतिक रूप से है तो वैसा पूछा जाएगा तो 94 प्राकृतिक रूप से है, 24 सिंथेटिक तत्व है। इसके अलावा गैसीय तत्व कितने हैं तो 11 है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं साइड पहला अधातु तत्व कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन को पकड़ लेंगे। ठीक है, ये बाएं साइड भी है और ये अधातु में भी काउंट होंगे, हालांकि ये गैस है। हाइड्रोजन कैसा गैस होता है भैया, ज्वलनशील गैस होता है। हीलियम कैसा होता है, अदाहा गैस होता है, वो ज्वलनशील गैस नहीं होता है, इसीलिए हीलियम गैस का भी उपयोग आपसे पूछा जाता है। बात बात पे क्वेश्चन आपका इंतजार करता है, और एक अच्छे बच्चे का यही है कि लिंक करे चीज़ों को। ठीक है भाई, जो हीलियम होती है इसे अपन क्या करते हैं, सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलाकर। इसके अलावा वायुयान के टायर में भी इसे भरते हैं, गुब्बारा इत्यादि को भी भरते हैं हीलियम से, है ना। हीलियम को इसका ये उपयोग है, क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होते हैं। हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कुछ है ब्रीफली आपको जो है एक्सप्लेन करके दिया है। आशा करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारा कोई सा भी पेड कंटेंट चाहिए, जैसे ई बुक 30 सीरीज, बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। और आपको पता ही है कि कितना फ़ायदा कितना होता है या नहीं होता, ये भी आपको पता होगा, तो आप लोग ले सकते हैं भैया। जय हिंद दोस्तों।